नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस। आज के इस खास शो एमएसएमई डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कॉपर एमएसएमई सेक्टर की, यानी कॉपर से जुड़े छोटे और मध्यम उद्योगों की। ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और इलेक्ट्रिक सेक्टर से सीधा जुड़ा हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्लू ग्लांस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड सीईओ अरविंदो ज्ञान जी और ताम्रा वायर्स एंड केबल्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर तरुण सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार सर। एक्सपर्ट से चर्चा शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं इस शो में मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चर्चा होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कॉपर का इस्तेमाल मूलतः मूलभूत जो धातु, इलेक्ट्रॉनिक, निर्माण और विद्युत उपकरणों में किया जाता है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर में कॉपर इंडस्ट्री को खास अवसर मिल रहे हैं। साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें हम समझेंगे। सबसे पहले बातचीत करेंगे कि कॉपर एमएसएमई सेक्टर पर ट्रम्प टैरिफ का कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कि इस सेक्टर से जुड़े हुए जो भी एमएसएमईज हैं उनके सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं। और आखिरी में हम लोग बातचीत करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल सेक्टर्स में कॉपर की बढ़ती मांग से एमएसएमईज को लेकर क्या कुछ नए अवसर निकल कर आ रहे हैं। और आखिरी में हम लोग जीएसटी अपडेट्स भी आप लोगों को देंगे। अब बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले अरविंदो सर के पास मैं चलूंगा। अरविंदो सर, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कॉपर के प्राइजेस को लेकर, एमएसएमई सेक्टर से जोड़ेंगे हम लोग, उस पर बातचीत करेंगे, उस पर भी सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइस आउटलुक को मैं समझना चाहूंगा। कॉपर में जो तेजी दिख रही है और कितनी तेजी दिखाई देगी, कौन से फैक्टर्स हैं जो इंपैक्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं, और टैरिफ का कितना इंपैक्ट पड़ रहा है प्राइजेस पे सर? थैंक यू ब्रिज ब्रिज जी। ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि कॉपर के बारे में अगर हम बात करें, कुछ पर्सपेक्टिव मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि तरुण जी भी हैं जो रोज मार्केट देखते हैं और फिजिकल में काम करते हैं, तो उनको और हमसे ज्यादा जानकारी होता होगा। एंड बेसिक चीज ये बताना चाहूंगा कि कॉपर का जो तेजी अभी हुई है, काफी हद तक लोग जो है उसको गोल्ड और सिल्वर के साथ जोड़ दिए हैं। इससे ये समझ में आता है कि स्पेक्युलेटिव इंटरेस्ट भी काफी हद तक जुड़ गया है कॉपर में, और ग्लोबल ईटीएफ में भी काफी हद तक पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। रही बात इंडस्ट्री की, कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री में जैसे हम ग्लोबल डेटा देखते हैं या चाइना का डेटा देखते हैं और इंडिया का डेटा देखते हैं, तो थोड़े से डिमांड जो है बहुत एक्सपेंसिव कॉपर हो जाने से डाउनस्ट्रीम डिमांड थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि कॉपर का प्राइस आज बढ़ने का कारण सिर्फ एक टैरिफ नहीं है, सप्लाई टाइटनेस भी है। और हमने करीबन कॉपर का अगर हम बात करें, ईयर 2025 पे करीबन 10 महीना हो गया और इस बार कॉपर का जो तेजी है करीबन 25% का तेजी हो चुका है। 25% का तेजी होना मतलब एक रॉ मटेरियल कितना आपके लिए एक्सपेंसिव होता है वो आप सोच सकते हो। उस हिसाब से अगर 25% का तेजी हुआ तो कंजम्पशन पैटर्न में किस हिसाब से हिट हो सकता है वो भी अपन सोच सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जिस हिसाब से कॉपर का अगर हम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, एलएमई में हम जनरली कॉपर को, कॉपर इंडस्ट्री वाले जो भी अपस्ट्रीम से हो या डाउनस्ट्रीम से है, वो टिपिकली एलएमई कॉपर को बेंचमार्क मान के चलते हैं। हालांकि डोमेस्टिक प्रीमियम डिस्काउंट एक अलग फैक्टर होता है, कस्टम ड्यूटी का अलग फैक्टर होता है, लेकिन जो बेस प्राइस है हम कॉपर को देखते हैं जनरली। जो भी कोई कॉपर में इंपोर्ट करते हैं या लोकल परचेजेस करते हैं, तो एक बेंचमार्क कॉपर का सीएसपी का प्राइस एलएमई का जो डिक्लेयर होता है रोज, उसको देखते हुए बात करते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बात करते हुए मैं स्क्रीन में देख पा रहा हूँ कि कॉपर का कैश प्राइस जो है $10,473 है। उसको अगर हम ये साल का अगर देखें किस हिसाब से वो तेजी पकड़ी है, तो करीबन 22 से 24% का गेन हो चुका है कॉपर का प्राइस में। और हमने कुछ ही दिन पहले कॉपर का प्राइस जो है करीबन $10,800 भी देखा। और शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो कॉपर में जो तेजी हमने देखा है वो हो सकता है बरकरार रहे। मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो ये तेजी डेफिनेटली जो है, कॉपर का जो है मार्केट में, मार्केट एनालिस्ट बात करते हैं $12,000, कुछ बड़े बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस की रिसर्च रिपोर्ट भी हम पढ़ रहे थे जो $12,000 का व्यू बना रहे हैं। इनफैक्ट हमारे जो इन हाउस रिसर्च टीम है उसमें भी हम कॉपर का एनालिसिस करते हैं, और कुल मिला के अगर हम कॉपर का ग्लोबल डिमांड सप्लाई का नंबर देखेंगे, और रिसेंटली इंडोनेशिया में बहुत बड़ा माइंस जो है फोर्स मेजर क्लोज हुआ, उसको अगर बैलेंस आउट करते हैं तो कॉपर का जो सप्लाई डिमांड मिसमैच है करीबन
3 से 4 लाख टन का जो है डेफिसिट हो सकता है। उसके वजह से मेरे ख्याल से कॉपर में जो तेजी पकड़ी है वो हो सकता है बरकरार रहे, और वो एक मेजर फैक्टर हो गया। तो सप्लाई साइड से ज्यादा हम मायने रखेंगे कॉपर का तेजी को देखते हुए। उसके अलावा हम डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो डिमांड तो डेफिनेटली अपस्ट्रीम में है ही है, लेकिन डाउनस्ट्रीम में जो जैसे केबल वायर इंडस्ट्री से तरुण जी हैं, हम्म। या रॉड इंडस्ट्रीज हैं, या पाइप इंडस्ट्रीज है, थोड़े से जो बहुत महंगाई हो जाता है तो डिमांड थोड़े से फ्रेल हो जाता है। और हमने काफी क्लाइंटों का देखे हैं कि उनकी इन्वेंट्री नंबर्स बढ़ जा रहे हैं, अभी सेल्स थोड़े कम हो रहे हैं। सो कुल मिला के अगर प्राइस पर्सपेक्टिव से ब्रिज जी बताएंगे तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कॉपर का ट्रेंड जो है अपसाइड रहना ही है। और $11,000 हम देख सकते हैं। इंडियन मार्केट में कॉपर का प्राइस जो बेंचमार्क मानते हैं, MCX प्लस माइनस का बात करते हैं, या लोकल दिल्ली मार्केट का देख लेते हैं, या कोई भी मार्केट का देख लेते हैं, तो जैसे हम करीबन ₹1,000 पर केजी का हम हम्म। कैथोड का प्राइस देख रहे हैं। उसके अलावा जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है उसके प्राइस इसके ऊपर भी आ जाते हैं। तो कैथोड का प्राइस जो ₹1,000 का है, मान के चलिए यहाँ से अगर $11,000 तक कॉपर जाता है, मतलब यहाँ से $500, उसको अगर हम रूपी में कन्वर्ट करते हैं तो वो ₹1,000 के ऊपर जो है कॉपर चले जाए, और तेजी जो है बरकरार होने का उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर बताऊंगा, जो टैरिफ रिलेटेड बात आपने पूछी, अगस्त 1 को यूएस ने इम्पोज किया टैरिफ। इन्होंने काफी स्मार्टली टैरिफ प्ले किया, और कुछ चीजें में वो टैरिफ अप्लाई नहीं किए। उसके चलते हुए स्टॉक जो है आज, स्टॉक डेटा जब हम देखते हैं यूएस का, लंदन का, शंघाई का और इंडिया का, तो काफी स्टॉक्स जो है CME में, दैट इज शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में या कॉमेक्स में, जो स्टॉक में करीबन 3.5 लाख टन का स्टॉक जो है भरा पड़ा है। लेकिन वो पैरिटी बैठ नहीं रहा है कि वो स्टॉक को जो है पूरा दुनिया में फैला दे और सप्लाई कर दे, सो दैट ये टाइटनेस जो है नॉर्मलाइज हो जाए। लेकिन वैसा सिचुएशन होने के लिए पैरिटी भी बैठना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी कंट्री के जो इम्पोर्टर्स है, अगर वो यूएस से खरीदना चाहें तो उनको प्राइस पैरिटी नहीं बैठ रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि टाइटनेस जो है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बरकरार रहने का उम्मीद हम कर सकते हैं। जी जी। बिल्कुल, टाइटनेस कॉपर में बना हुआ है। पिछले कुछ 2-4 सेशन में देखा भी जाए, जो MCX का रेट बता रहे हैं सर, उसमें कॉपर में अच्छा खासा मूवमेंट भी देखा, 1000 के ऊपर भी प्राइजेस जाते हुए दिखाई दिए। तरुण सर, मैं आपके पास आऊँगा। जिस तरह से कॉपर के प्राइजेस में उतार चढ़ाव दिख रहा है, सर भी कह रहे हैं आने वाले समय पर और उछाल देखने को मिल सकती है, इसका MSME सेक्टर्स पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? कॉपर से जुड़ी हुई जितनी भी MSME इंडस्ट्रीज है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए ब्रिज जी, कॉपर जो भी MSME इंडस्ट्री अभी काम कर रही है, कॉपर के भाव बढ़ने से जो MSME इंडस्ट्री का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है वो वर्किंग कैपिटल पे आता है। MSME इंडस्ट्री के वर्किंग कैपिटल जो लिमिटेड है, आप अगर देखिए 2 महीना पहले जिस चीज को 10 लाख रुपए पर टन में खरीदा जा रहा था वो आज 11-12 लाख रुपए पर टन हो गया है। तो जो वर्किंग कैपिटल है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है इसका। और इसको जो रोटेशन में और जो कंजम्पशन में इसके इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। और कॉपर के भाव के जो उतार चढ़ाव इतना ज्यादा हो रहा है आज की, अगर आप देखिए पिछले हफ्ते में, और ये सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन और प्रोडक्शन पैटर्न्स पे नहीं हो रहा है, ये कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल, जैसे चाइना पे जब यूएस ने ड्यूटी लगा दिया 100%, एक ही सेशन में मेरे ख्याल से अरविंदो जी ज्यादा बता पाएंगे, उसमें 3 घंटे 4 घंटे के भीतर में $800 का फर्क आ गया, जो कि करीबन आज की तारीख में अगर आप मानिए 6 से 8% का फर्क आ गया। अब जिस आदमी ने कुछ ऑर्डर्स लिया है 4 घंटे पहले और उसको अगर हेज करने की कोशिश कर रहा है, तो 8% जो कि MSME का मार्जिन नहीं होता है, उतने का फर्क सिर्फ और सिर्फ प्राइस में आते जा रहा है। तो काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर तेजी मंदी बहुत ज्यादा हो कॉपर में। और ये प्राइसेस जो है, चूंकि आप अगर देखिए इंडिया में, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 99% कॉपर जो है इंपोर्टेड है। तो हम पूरे विश्व पे डिपेंडेंट हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में कॉपर इंपोर्ट होता हो, चाहे कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में इंपोर्ट होता हो, चाहे कैथोड फॉर्म में इंपोर्ट होता हो, रॉड में इंपोर्ट होता हो। पर यहाँ पर एक हिंदुस्तान कॉपर है जो जिसके पास खनिज जो उत्पादन करती है कॉन्सेंट्रेट्स की, दैट इज हार्डली कि आप 1% के आसपास का उत्पादन होता है, और बाकी पूरा इंपोर्ट फॉर्म में आता है। तो सारे प्राइसेस जो हमारे हैं, चाहे वो MSME के हो, चाहे वो बड़े प्रोड्यूसर्स के हो, सारे प्राइसेस हम डिपेंडेंट है लंदन मेटल एक्सचेंज पे। और ये सारा उतार चढ़ाव जो है ये सब पे इंपैक्ट आता है। और MSME के चूंकि वर्किंग कैपिटल की कॉन्स्टेंट्स होते हैं,
इसीलिए ये उतार चढ़ाव हमें ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। सर आपके पास आऊँगा अरविंदो सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है सर इस टैरिफ का, ये भी आपसे समझेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कॉपर को कहा जा रहा है कि अगला सोना बनता हुआ दिखाई देगा, यानी आने वाले समय पर जिस तरह से गोल्ड के प्राइजेस इतनी अपसाइड दिखी है, मूवमेंट भी दिखा है, कॉपर के भी प्राइजेस में उतनी ही उछाल देखने को मिलेगी। कहीं पर तो कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि निकल से भी आगे जाते हुए प्राइजेस MCX बेंचमार्क मान के चले तो उससे आगे जाता हुआ दिखाई देगा। सर आपके क्या व्यू है, क्या लग रहा है सर, कॉपर अगला सोना बनता हुआ दिखाई देगा? इंटरेस्टिंग पॉइंट। और आपने निकेल को लेकर भी कुछ पॉइंट बोला, तो मैं अभी सोच पा रहा हूँ कि निकेल का भाव करीबन 1350 रुपया चल रहा एग्जैक्टली है प्रति केजी, और हमारे यहाँ पे कॉपर का रेट जो है 1000 रुपया पर केजी, और हम यहाँ पे 350 रुपया का बात कर रहे हैं कि कॉपर और निकल का भाव बराबर हो जाएगा। मतलब ये तो मतलब सोच से बाहर वाली बात है। हम करीबन 35% तेजी का बात कर रहे हैं यहाँ से। 1000 रुपया का 35% अगर हम जोड़ देंगे तो 1350 रुपया हो जाएगा, ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ। लेकिन दैट इज वेरी वेरी क्या है ना, वो मैं बताऊं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू हो जा रहा है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, जो आपने चार्ट भी दिखा रहे हैं कि गोल्ड का ट्रेंड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक लीनियर ट्रेंड है। पूरा दुनिया को समझ में आता है, रिटेल से लेकर के, इंस्टीट्यूशन से लेकर के, सेंट्रल बैंक्स को लेकर के, बड़े बड़े फंड हाउसेस को लेकर के, गोल्ड सबको समझ में आता है। तो काफी हद तक इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा लीनियर पैटर्न में होता है। जब मैं लीनियर कहता हूं तो वो हेल्दी पैटर्न में होता है। लेकिन कॉपर जो है थोड़ा सा साइक्लिकल पैटर्न होगा। अगर आप चार्ट को यहाँ पे देख पा रहे जो स्क्रीन में आपने दर्शाया हुआ है, ट्रेंड गोल्ड जैसा वो ऊपर ही गया है, लेकिन एक साइक्लिकल पैटर्न, मतलब एक 10-15%, 20% का अगर तेजी कभी कोई कभार एक साल में अगर कॉपर आता है, तो उसके बाद ग्रोथ स्टोरी जो है थोड़ा स्लो हो जाते हैं, कंजम्पशन थोड़ी सी धीमी पड़ जाते हैं, और उसके चलते हुए मार्केट में काफी हद तक करेक्शन आ जाते हैं। जैसे मैं बताऊं, जैसे आज की डेट पे हमने कॉपर देखा, $9000 का जो भाव प्रति टन है, वो आज के डेट पे 10,500 $11,000 का बात कर रहे हैं। हो सकता है वो 11,500 हो जाए या $12,000 हो जाए, लेकिन उसके बाद इतना एक्सपेंसिव होने के बाद वो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम हो जाएगा, और उसके बाद कंजम्पशन में काफी इम्पैक्ट पड़ जाएंगे, या आपके मैक्रो में कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा, या टैरिफ रिलेटेड कुछ और न्यूज आ जाएंगे। क्योंकि बहुत तेजी से कॉपर अगर मूवमेंट होता है जैसे गोल्ड में हुआ है, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी इश्यू आ जाता है। क्योंकि जैसे तरुण साहब अभी बता रहे थे कि MSME हो या लार्ज कॉर्पोरेट हो, जब कॉपर इतना एक्सपेंसिव हो जाता है तो वर्किंग कैपिटल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। आज की डेट में जो भी हम क्लाइंट्स, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मैनेज करते हैं, तो वर्किंग कैपिटल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है आज की डेट पे। हम बकायदा प्रैक्टिकली वो चीज देख ही रहे हैं। और रही बात आपका क्वेश्चन की, जो आपने बताया कि कॉपर जो है नेक्स्ट गोल्ड हो सकता है, प्राइस परफॉर्मेंस और रिटर्न परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, हो सकता है गोल्ड जैसा कॉपर भी मूवमेंट हो। हमने ये साल में, जैसे मैंने बताया, करीबन 25% का तेजी देख लिया। अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर हो, या कोई ट्रेडर हो, या जो इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या ग्लोबल मार्केट में ETF के जरिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए तो उनको एक कमोडिटी हो जाता है गोल्ड के अलावा, कि जिसमें पैसा डाल करके मैं रिटर्न कमा लूं। तो ये मैं सलाह दूंगा कि आगे जाकर के ये ट्रेंड हो सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा सा बरकरार रहे। लेकिन हमको वो जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया, कि कॉपर का ट्रेंड एक साइक्लिकल होता है। कुछ महीनों, कुछ सालों के लिए एक ट्रेंड अगर अपसाइड जाता है, तो ये हो भी सकता है कि कुछ महीनों के लिए मार्केट जो है धीमी पड़ जाए। तो जो भी कोई पार्टिसिपेट कॉपर में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो उनको वो ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे तरुण साहब बता रहे थे कि एक ही घंटे, कुछ ही घंटे में कॉपर जो है 6-8% का परफॉर्मेंस में बदलाव आ गया, ये मेरे नजरों के सामने हुआ एक्चुअली। जो भी मार्केट में बैठे हैं, तो उनको दिख रहा है कि कॉपर $10,800 भी हुआ, 10,350 भी हुआ, तो $500 का मूवमेंट 2-3 घंटे में हो जाना, ये बहुत एक रिस्की फैक्टर हो जाता है। सो कुल मिला के नेक्स्ट गोल्ड हो सकता है प्राइस रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग रहेगा, वो गोल्ड और कॉपर में काफी अंतर रहना चाहिए। जी बिल्कुल, गोल्ड और कॉपर में काफ़ी अंतर रहना चाहिए, लेकिन जो आउटलुक है ओवरऑल प्राइस आउटलुक देखें तो तेज़ी रहने की उम्मीद दिख रही है। अरविंदो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जिस तरह से आपने प्राइस आउटलुक बताया, फंडामेंटल्स बताया, जो भी दर्शक MSMEs ये शो देख रहे उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से हम लोग सेक्टर्स की बातचीत कर रहे थे, प्राइस आउटलुक को भी समझा, जो कॉपर से जुड़ी हुई एमएसएमई इंडस्ट्रीज है, अभी उसकी स्थिति क्या है और पिछले 5 साल में ये सेक्टर्स कैसे कुछ अब तक बदल गया पिछले 5 साल की तुलना में करें देखा जाए, और क्या कुछ चैलेंजेस हैं जो आप लोग फेस करते हैं? जी, एक तो पिछले आपका जो सवाल का जो आप पूछना चाह रहे थे कि टैरिफ के बारे में जो और एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि आज अगर आप देखें तो कॉपर प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वो करीबन 17,500 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है साल का, अगर 2024 के आंकड़ों की बात करें। और उसमें से स्पेसिफिकली अगर यूएस की बात करें हम, तो करीबन 17% का एक्सपोर्ट यूएस को होता है, और बाकी सब जगह बाकी कंट्रीज पे भी एक्सपोर्ट पे काफी ध्यान दिया जा रहा है। अगर हमारा ये देखें तो $350 मिलियन का एक्सपोर्ट होता है यूएस को, जो कि अभी फिलहाल उस पर इंपैक्ट आया है क्योंकि चाइना के बाद इंडिया पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगा है 50% का। बट सरकार ने काफी कुछ कदम भी उठाई है इसमें, और बाकी देशों के साथ भी हमारे एफटीएस हो रहे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट के साथ हुआ है, यूएई के साथ हुआ है, यूके के साथ हुआ है। तो एक्सपोर्ट का मार्केट बाहर की तरफ भी हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम यूएस, अगर आज हम देखें तो हमारे एक्सपोर्ट्स हम मिडिल ईस्ट की तरफ, या अब जो पैक्ट हुए हैं उसमें ईयू और यूनाइटेड किंगडम की तरफ ये एक्सपोर्ट होगा। तो 17% का एक्सपोर्ट को दूसरे देशों में करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में इसका इंपैक्ट आया है, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट पे, कॉपर के एक्सपोर्ट पे इंडिया से उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। दूसरी बातें जो दूसरे जो सवाल आपने किया एमएसएमई का पिछले 5 सालों में, तो रीसाइक्लिंग पे काफी अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आया हुआ है इंडस्ट्री में, क्योंकि सारा ही मटेरियल जो है कॉपर का वो इंपोर्ट होता है। रीसाइक्लिंग पे काफी कुछ आगे बढ़ी है, काफी इंडस्ट्रीज भी लगी है, काफी इन्वेस्टमेंट हुआ है रीसाइक्लिंग पे। अब लोग थोड़ा पॉजिटिव देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि सरकार से पॉलिसी की तरफ से बीआईएस में इसका कैसे रिसाइकल्ड कॉपर को कैसे लाया जा सकता है, बीआईएस के इसके जो नॉर्म्स फिक्स हो जाएं, और इसको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए। क्योंकि आप दुनिया भर में देखेंगे तो रिसाइकलिंग एक बहुत ही उभरता हुआ इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट ने भी इसको स्वीकारा है, और गवर्नमेंट सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ कॉपर, एल्यूमिनियम और ये सब जो स्ट्रेटेजिक मेटल है, इसमें सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ गवर्नमेंट ने भी काफी प्रोत्साहन देने की बात की है। हमें अब विश्वास है कि आज जो ये इंडस्ट्री बढ़ के, अभी अगर आप कॉपर के कंजम्पशन में देखें जी, तकरीबन 38 से 40% के आसपास जो है सेकेंडरी कॉपर का योगदान हो चुका है। इस इंडस्ट्री को थोड़ा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, बीआईएस वगैरह आना चाहिए, जीएसटी के जो इश्यूज हैं वो सब के लिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लेके आए, और हम देखें कि इसको दोनों मेन स्ट्रीम को कैसे जोड़ा जा सके। तो इससे काफी कुछ अवेलेबिलिटी जो कंसर्न्स हैं आज कॉपर के, और कॉपर जो स्ट्रेटेजिक मटेरियल है वो भारत के अपने स्वतः पूर्णता के लिए वो जरूरी है कि ये हो जाए। जी बिल्कुल। जिस तरह से सर बता रहे हैं, ये कुछ इंडस्ट्रीज़ के डिमांड है, उस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, कच्चे माल की जो कीमत है, बिजली लागत, फाइनेंस की कमी, क्या कुछ सर बड़ी चैलेंजेस हैं इस सेक्टर्स के लिए? सर, जब आप देखते हैं कि जब इसमें इतना ज़्यादा जो तेजी मंदी होता है कॉपर में और कॉपर इंडस्ट्री में, और किसी भी वायर और केबल इंडस्ट्री जो एमएसएमई में आप देखिए, तो कॉपर या जो भी मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल या कॉपर जो भी है, ये करीब करीब 90% के आसपास रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो जाती है। तो वर्किंग कैपिटल और जो इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का मुआयना कराना, और ये सब इन चीजों पे थोड़ा सा अगर ये आ जाए तो एमएसएमई इंडस्ट्री को काफी प्रोत्साहन मिलेगा, और ये इंडस्ट्री आज की तारीख में काफी बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। जिस तरह से चीज़ें निकल कर आ रही हैं, आप लोग उस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। ये सब चैलेंजेस हैं, ऑलरेडी सर ने बताया है। सर, कुछ चीज़ें और भी हम आपसे समझना चाहेंगे, विस्तार से समझना चाहेंगे। क्वालिटी को लेकर, लॉजिस्टिक्स को लेकर, और सरकार की कुछ स्कीमें भी हैं, जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का भी सरकार जिक्र करती है। सरकार के साइड से क्या कुछ योजनाएं हैं जो आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, और क्या कुछ आप लोगों की डिमांड रहेगी कि सरकार को उस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है? एक एक्सपोर्ट्स का काफी अच्छा ढांचा तैयार किया गया है, जहां पे हमें
ड्यूटी ड्रॉबैक और रोड टैप वगैरह का जो इंसेंटिव मिल रहा है, जो एक्सपोर्ट पे जो जो खर्चे आ रहे हैं, तो उसका जो वापसीकरण हो रहा है, तो वो काफ़ी हेल्प कर रही है अभी एमएसएमईज को, और हमें मजबूत बना रही है बाहर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए। जीएसटी का एक इशू है। जब हम रिसाइकल्ड कॉपर को देखते हैं तो उसमें एक जो फेक इनवॉइसेस और जीएसटी और ये सब के इश्यूज है, जिस पे गवर्नमेंट का ध्यान अभी जा रहा है, बट हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं कि इसमें सरकार पॉलिसी चेंजेस कैसे लाए, जिससे कि ये इश्यूज जो है एमएसएमई को इससे निवारण मिले, इससे छुटकारा मिले और हमें जीएसटी के इश्यूज ना आए। तो वो एक चीज देख रहे हैं। रिसाइकलिंग पे सरकार का ध्यान है, इस पे भी हम लोग देख रहे हैं कि बीआईएस में रिसाइकल्ड कॉपर को कैसे इसका बीआईएस का सर्टिफिकेशन हो और इसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, ताकि जो अवेलेबिलिटी है, काफी कुछ जो कॉपर की अवेलेबिलिटी रहती है, अगर आप देखें साल दर साल 3 महीने से 4 महीने अवेलेबिलिटी इश्यूज काफी आते हैं। बीआईएस आने के बाद भी आ रहे हैं ये इश्यूज, क्योंकि अवेलेबिलिटी कंसर्न्स अगर रहते हैं तो एमएसएमई को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। अगर कच्चा माल ही नहीं मिलेगा तो हम लोग बाकी प्रोडक्ट बना के कैसे तैयार करेंगे। उस कच्चा तरफ भी माल। सरकार का ध्यान हम लोग जुटाना चाहेंगे। जी बिल्कुल। और सर अपॉर्चुनिटीज़ क्या कुछ दिख रही है इस सेक्टर्स के लिए, क्या कुछ अवसर निकल कर आ रहे हैं सर? सर अभी जो अपॉर्चुनिटीज हमें दिख रही है, ईवी में जो कंजम्पशन जा रहा है, ईवी और जो इस तरफ जो कंजम्पशन जा रहे हैं, उसमें काफी ग्रोथ दिख रहा है, ग्रोथ पोटेंशियल काफी है। क्योंकि कॉपर कंजम्पशन जो है नॉर्मल कार का और ईवी कार का अगर आप देखें तो 4 से 5 गुना कंजम्पशन उसमें बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का ध्यान है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो वायर्स और केबल्स हैं और जो कॉपर के विभिन्न प्रोडक्ट हैं वो काफी कुछ लगते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज तो काफी दिख रही है। कॉपर, मुझे लगता नहीं है कि अगले 5 से 10 साल तक कॉपर के कंजम्पशन में कोई कटौती आएगी। वैसे भी अगर देखा जाए तो 6.3%, 6.5% का सीएजीआर हम देख रहे हैं कि भारत में 6.5% का सीएजीआर फ्रॉम 2020 टू 2030 का देख रहे हैं इस इंडस्ट्री को बढ़ने के लिए। और अगर आप 23-24 के साल को अगर देखें तो इसमें करीब 20% से कंजम्पशन बढ़ा है। तो सेक्टर राइजिंग सेक्टर है, कॉपर की जरूरत हमेशा ही रहेगी। और चूंकि ये कॉपर सब बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, इसीलिए रिसाइकलिंग भी काफी उभरता हुआ सेक्टर है, जिसको जरूरत है कि इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके आया जाए और इसकी जो सारी कमियां हैं इसको दूर की जाए। सर कॉपर स्क्रैप और रॉ मटेरियल का भी आपने जिक्र किया, इसकी अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता को लेकर क्या कुछ कठिनाइयां अभी भी आ रही हैं सर, या कुछ चीज़ें रिजॉल्व जो हुई अब सब ठीक है इसमें? कॉपर स्क्रैप में अन्य मेटल के स्क्रैप के बदौलत अगर आप देखें, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो फेक इनवॉइसेस की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जो कॉपर स्क्रैप में आती है। इसमें जो एमएसएमईज को ट्रेड करना भी मुश्किल रहता है, क्योंकि फेक इनवॉइसेस कब आ जाए और कब ये पूरी चुनौती जो है 18% की आपके ऊपर आ जाए। तो इस चीज से उभरने के लिए काफी कुछ सरकार के साथ बातचीत भी की जा रही है, इंडस्ट्री की भी बातचीत हो रही है, बट इसमें अभी तक पूर्णतः इसका ये सॉल्यूशन आया नहीं है। ये एक बहुत बड़ी डिमांड है इस इंडस्ट्री को उभारने के लिए। अगर ये हो जाता है तो काफी कुछ राहत मिलेगा एमएसएमई सेक्टर को भी। सर एक और चीज़ था, हम लोग इंपोर्ट्स के डेटा भी देख रहे थे जो कि डाउन हुए कॉपर कैथोड की। सर एक्सपोर्ट की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है सर, इस सेक्टर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, कॉपर को यूज़ करके जो मटेरियल बनाए जा रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए एमएसएमई जो है ये सेक्टर तैयार है क्या? एमएसएमई सेक्टर पूर्णतः तैयार है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लेने के लिए अपॉर्चुनिटीज खोजी जा रही है। यूएस के टैरिफ के जो इम्पैक्ट आए हैं, जो थोड़े बहुत इम्पैक्ट अभी पड़ा है एक्सपोर्ट सेक्टर पे, मुझे लगता है कि अगले 6 महीना में जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, जो एमएसएमई सेक्टर है, वो अपना मार्केट ढूंढ लेगी। सरकार भी मदद कर रही है डिफरेंट एफटीएस करके, जो यूके के साथ एफटीए हुआ है, मिडिल ईस्ट में आपका मिडिल ईस्ट में एफटीएस हुए हैं। तो ये सारे एफटीएस में एक्सपोर्ट सेक्टर भी काफी उभरेगा। और मुझे लगता है कि जो भी इम्पैक्ट हमें आया है यूएस से, वो 6 महीने के अंदर में ये सेक्टर जो है उस इम्पैक्ट को निगेट कर देगा। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, थोड़ा सा इसको आपसे समझना चाहेंगे। कई तरह की टेक्नोलॉजी भी आई है, इनोवेशन भी हुआ है,
इससे कैसे फ़ायदा मिलता हुआ इंडस्ट्री को दिखाई दे रहा है, और ख़ासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें डेवलप हो रही हैं जिसमें कॉपर के यूजेस हो रहे हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स की मदद से एमएसएमईज इंडस्ट्रीज़ को कैसे बढ़ावा मिल सकता है सर? आज अगर पिछले 10 सालों में हम देखें तो जिस तरह से एक तो हेजिंग में कॉपर के जो प्राइसेस के जो फ्लक्चुएशन है, इसके जो हेजिंग के जो मैकेनिज्म है, इसको कैसे हेज किया जाए, इसके इम्पैक्ट को, जो बढ़ोतरी और तेजी से जो एंड यूजर है वो कैसे इससे अपने आप को बचा के रखे। तो उसमें देखिए आप एमसीएक्स वगैरह, एमसीएक्स आया है जिसपे हेज कर सकते हैं एमएसएमई लोग, तो वो एक अच्छी चीजें हुई है। बाकी जो एआई मटेरियल है, एआई को यूज करते हुए जो प्लेटफॉर्म्स आए हैं जहां पे कॉपर की खरीद बिक्री हो रही है, तो काफी काफी इंडस्ट्री उसमें भी डेवलप हुई है, जहां पे अवेलेबिलिटी आपके जो है एक जगह से दूसरे जगह की अवेलेबिलिटी सबको मतलब रियल टाइम पता रहता है। तो ये सब चीजों में जो है ट्रेड काफी आगे आया है मुझे लगता है पिछले 10 सालों में। इंफॉर्मेशन हर चीज के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में, कहाँ से अपॉर्चुनिटीज आ रही है और कहाँ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आज रियल टाइम बेसिस पे सभी को उपलब्ध है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें जो है आगे भी जाके काफी मदद करेंगी। जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जो पॉलिसी इश्यूज हैं, उसमें भी सरकार का ध्यान आ रहा है। कॉपर चूंकि एक सेक्टर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो अगर भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाना है तो कॉपर को भी आगे बढ़ना है, और इसके लिए सब लोग तैयार हैं। जी बिल्कुल, कई तरह के चैलेंजेस हैं जैसा तरुण सर बता रहे हैं। हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी हैं, सरकार की ओर से भी योजनाएं लाई जा रही हैं, सपोर्ट किया जा रहा है। कुछ डिमांड्स हैं जो सर ने रखी, उस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। टैरिफ का भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस इंडस्ट्री पर, लेकिन अभी भी इंडस्ट्रीज़ में इतनी कैपेसिटी है कि अगर चीज़ें जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, परेशानियां अगर वो रिजॉल्व हो जाए तो आगे बढ़ती हुई ये इंडस्ट्री दिखाई देगी। तरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इतनी सारी आपने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद ब्रिज जी, शुभ रात्रि। जी सर, ये जिस तरह से एमएसएमई डायरी में हमने पूरा कॉपर के एमएसएमई इंडस्ट्रीज की बातचीत की, पूरा विस्तार से इस वीडियो को समझाया गया, तो आप लोग ये वीडियो और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा। लेकिन अब थोड़ा सा जीएसटी अपडेट्स की ओर चलते हैं। जीएसटी अपडेट्स में हम बेसिकली जीएसटी कॉर्नर का एक कॉर्नर सेगमेंट लेते हैं। इसमें जीएसटी से जुड़े हुए जो अपडेट्स होते हैं हफ्ते भर के, उसमें जो टॉप अपडेट्स होते हैं वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर इसमें देखा जाए इस बार हेल्थ और इंश्योरेंस सेक्टर में जो जीएसटी कटौती हुई उससे कैसे फ़ायदा मिला है उस पर बातचीत करेंगे। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस की मांग में रिकॉर्ड उछाल भी आया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार ने इन दोनों तरह के इंश्योरेंस पर 0% की जीएसटी का ऐलान किया है। ये उछाल इतना बड़ा है कि इसने कोरोना महामारी के दौरान देखी गई मांग को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे साफ पता चलता है कि इस एक फैसले का सीधे तौर पर सुरक्षा देने वाले इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर कितना असर पड़ा है। जीएसटी हटने के बाद टर्म इंश्योरेंस की मांग 2.5 गुना बढ़ गई है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस की मांग 2.2 गुना बढ़ी है। जीएसटी हटने के बाद भी ये तेजी बनी हुई है। अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस की मांग 1.7 गुना और टर्म इंश्योरेंस की मांग 1.8 गुना ज़्यादा है। टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस में ये तेजी 22 सितंबर से हुई जीएसटी कटौती में मिली छूट के बाद आई है। हालांकि सितंबर महीने के लिए लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के आंकड़े थोड़े कमजोर रहे। ऐसा लगता है कि लोगों ने प्रीमियम भुगतान की तारीख को ध्यान में रखते हुए अपनी खरीदारी को समय पर किया, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि जीएसटी छूट प्रीमियम भुगतान की तारीख पर निर्भर करेगी, ना कि किसी और चीज पर। पॉलिसी बाजार द्वारा पॉलिसियों की दैनिक बिक्री के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्तमान में औसत मांग में वृद्धि जीएसटी से पहले के स्तर की तुलना में महामारी के वर्षों के दौरान देखे गए उछाल से भी आगे निकल गई है। ये काफी बड़ा डेवलपमेंट है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार सभी व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों, जिनमें ऐसी पॉलिसियों का पुनर्बीमा भी शामिल है जब जीएसटी से मुक्ति मिली है, यानी वहां पर जो छूट मिली है, ये छूट 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हुई है। आम लोगों को क्या कुछ प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दिया, उन पर क्या असर पड़ा हुआ है वो भी समझ लीजिए। ये जीएसटी छूट लोगों को अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए बीमा खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
पहले जहां टैक्स का बोझ पड़ता था, वहीं अब ये छूट लोगों को राहत दे रही है, खासकर टर्म इंश्योरेंस जो कम प्रीमियम में ज़्यादा कवर देता है और हेल्थ इंश्योरेंस जो मेडिकल खर्चों से बचाता है। इन दोनों की मांग बढ़ी है। लोग अब इन पॉलिसियों को अपनी वित्तीय योजना का अहम हिस्सा मान रहे हैं। ये दिखाता है कि सही समय पर सही छूट मिलने पर लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। तो काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है। जीएसटी छूट से इंश्योरेंस सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ हमने देखा है। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।